गाइस, डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13 दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसे हम पार्ट्स में कवर अप करेंगे। अगर आपको ये हमारे चैप्टर का पार्ट 1 है। अगर आपको इस चैप्टर के और भी पार्ट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चैप्टर में हम टोटल 320 ईयर्स की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अगर आपको डीएवी स्कूल से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को यानी कि डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे डीएवी स्कूल्स के नोट्स तथा प्लेलिस्ट में अरेंज्ड सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट्स, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपका चैप्टर नंबर 13 है दिल्ली सल्तनत, ये काफ़ी लंबा है। इसलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का एक प्रीव्यू देखेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम द खलजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर थर्ड हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और फोर्थ हम लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में आपको 4 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना है। फिर स्लेव डायनेस्टी में 5 किंग्स एंड क्वींस है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड इज़ इल्तुतमिश, थर्ड इज़ रज़िया सुल्तान, फोर्थ इज़ नसरुद्दीन महमूद और फिफ्थ इज़ गायसुद्दीन बलबन। फिर द खिलजीज़ में आपके 2 किंग्स एंड क्वींस है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। फिर तुगलक डायनेस्टी में आपके 4 किंग्स हैं, गायसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज़ तुगलक एंड नसरुद्दीन तुगलक। फिर लोधी डायनेस्टी में आपके 3 किंग्स हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। एंड ऑल द किंग्स यू विल लर्न अबाउट देम इन डिटेल इन दिस चैप्टर। किंग्स के अलावा आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, यानी कि जो ये 320 साल का दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, इसमें गवर्नेंस कैसा था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको 6 टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने के लिए दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिस्टम था। सेकंड सोसाइटी कैसी थी, लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे। थर्ड इकॉनमी कैसी थी उस टाइम पे। फोर्थ रिलीजन, लोग कौन सा रिलीजन फॉलो किया करते थे। फिफ्थ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि उस टाइम पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस और लिटरेचर फॉर्म्स डेवलप हुए। सिक्स्थ एंड लास्ट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि उस टाइम पे कौन कौन से आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स डेवलप हुए। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें आज चैप्टर को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने हमारा चैप्टर ओपन कर लिया, चैप्टर नंबर 13 दैट इज दिल्ली सल्तनत। During the late 12th century, 1173 to 1290 CE, India was divided into many small and large states. There was a lack of unity among different rulers. Under these circumstances, the ruler of small state of Gaur, Gaisuddin Muhammad, popularly known as Muhammad Ghori, invaded India and conquered Punjab, Sindh and other few states. So late 12th century में यानी कि 1173 CE से लेकर 1290 CE तक इंडिया बहुत ही बड़े और छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। अलग अलग रूलर्स में डिसयूनिटी हुआ करती थी। इसी डिसयूनिटी के कारण गौहर स्टेट, जो अफगानिस्तान का एक स्टेट है, आप उसको मैप पे भी देख सकते हैं, नीचे ये आपको मैप दिया हुआ है, उसका रूलर गायसुद्दीन मोहम्मद, जिसे हम मोहम्मद गोरी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इंडिया पर हमला किया और पंजाब, सिंध एंड अदर फ्यू स्टेट्स पर अपना कब्जा जमा लिया। In 1191 CE, he was challenged by Prithviraj Chauhan, the ruler of Delhi and Ajmer. Helped by many Rajput rulers, he defeated Muhammad Ghori, who somehow managed to escape. But with the greater preparations and the help of Jaychand, a rival of Prithviraj Chauhan, Ghori defeated Prithviraj in 1192 CE. Though there were many rulers with Prithviraj, he was defeated and killed. The Turks captured Ajmer and Delhi. Later on, Jaychand was also killed in a battle in 1194 CE. So 1191 CE में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ टेहरान होता है। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की साइड काफ़ी सारे राजपूत थे, इस कारण उन्होंने मोहम्मद गौरी को डिफीट कर दिया
पर मोहम्मद गोरी कैसे ना कैसे करके बैटलफील्ड से एस्केप कर जाता है। फिर मोहम्मद गोरी अपने आप को बेटर प्रिपेयर करता है और एक साल बाद 1192 CE में सेकेंड बैटल ऑफ टेहरान होता है। इस टाइम पर मोहम्मद गोरी जयचंद के साथ हैंड्स मिला लेता है, जो पृथ्वीराज चौहान के राइवल था। फिर भी पृथ्वीराज चौहान की साइड बहुत सारे राजपूत थे, पर वह उन्हें बैटल में हरा दिया गया और मार दिया गया। जो टर्क्स थे उन्होंने दिल्ली और अजमेर में अपना शासन जमा लिया। उसके बाद 2 साल के बाद जयचंद को भी एक बैटल में मार दिया गया था, जो 1194 CE में हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मोहम्मद गोरी रिटर्न टू गोहर विद अ लार्ज बूटी। ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज डिप्यूटी इन इंडिया। On March 15, 1206, Muhammad Ghori was killed by a Ghokar soldier. The command of Indian territory came under Qutbuddin Aibak, who was Ghori's slave. Aibak established his slave dynasty in India. So, हमने जो पिछला पैराग्राफ था वो सारा चैप्टर नंबर 12 टर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया में पढ़ा था। फिर क्या होता है, हमने तब मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर में हम उसके बाद की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गोरी गोहर वापस रिटर्न कर जाता है विद अ लार्ज बूटी। बहुत सारा उसके पास गोल्ड था, कॉइन्स थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर था एक्सेट्रा। उन्होंने अपनी इंडियन टेरिटरीज को कंट्रोल करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक का अपॉइंट किया, जो कि उनका एक स्लेव था। 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गोरी को एक कोहकर सोल्जर ने मार दिया। फिर जो मोहम्मद गोरी की इंडियन टेरिटरीज थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर आ गई और ऐबक ने इंडिया में अपनी स्लेव डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। यहाँ से आपका मेजरली चैप्टर शुरू होता है, द स्लेव और द मालमुक डायनेस्टी 1206 to 90 CE। सबसे पहला किंग जो आपका स्लेव डायनेस्टी का है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 10 CE तक यानी कि 4 सालों के लिए रूल किया। He founded the slave dynasty as most of the rulers of the dynasty were slaves or the children of slaves. Aibak established a small kingdom based on military power. He defeated Yildiz, the ruler of Ghazni, and freed Punjab from him. Aibak was a great patron of literature, art and architecture. He built Qutub Minar and Quwat-ul-Islam Mosque in Delhi. He also built a mosque known as Dhai Din Ka Jhopda in Ajmer. He had literary gems like Hasan Azmi and Mubarak Shah in his court. He died in 1210 CE. कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी एस्टैब्लिश की। अब इसका नाम स्लेव डायनेस्टी क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे या तो वो स्लेव्स हुआ करते थे या वह स्लेव्स के बच्चे हुआ करते थे। ठीक है। ऐबक ने मिलिट्री पावर के में अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम एस्टैब्लिश किया। उन्होंने यल्दौज को डिफीट किया, जो कि गजनी का रूलर था, और उससे पंजाब छुड़ा लिया, फ्रीड करवा दिया। ऐबक एक बहुत ही बड़े पैटर्न थे आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर के। उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, जिसकी पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली में लोकेटेड है, और क्वात-उल-इस्लाम मॉस्क भी बनाया दिल्ली में। उन्होंने अजमेर में एक मॉस्क बनाया जिसका नाम था ढाई दिन का झोपड़ा। उनके कोर्ट में लिटरेसी जेम्स थे जैसे कि हसन अज़मी, मुबारक शाह, और वह 1210 CE में मर जाते हैं। Qutbuddin Aibak was succeeded by his son Amar Shah but was not accepted by the nobles. Therefore, Iltutmish, the son-in-law of Aibak and the Sutebar of Baidan, was invited to rule. He defeated Amar Shah and became the Sultan. Qutbuddin Aibak के बाद अमर शाह जो उनके सन थे वह थ्रोन संभालते हैं, पर उन्हें नोबल्स द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। Therefore, इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे उन्हें रूल के लिए इनवाइट किया जाता है। वह अमर शाह को डिफीट कर देते हैं और सुल्तान बन जाते हैं। नेक्स्ट रूलर है आपके फिर इल्तुतमिश, जिन्होंने 1210 CE से लेकर 36 CE तक रूल किया। He made Delhi his capital at that time. Becoming Sultan, he confronted with many problems but faced them bravely. He defeated his main rivals Yildiz of Ghazni and Kubecha of Sindh and Multan. इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा और दिल्ली को अपनी कैपिटल अपॉइंट कर दिया। जैसे ही वह सुल्तान बने उनके आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, पर उन्होंने उन्हें ब्रेवली फेस किया। उन्होंने अपने मेन राइवल्स को डिफीट किया, दैट वाज यल्दौज ऑफ गजनी एंड कुबेचा ऑफ सिंध एंड मुल्तान। नेक्स्ट पैराग्राफ,
Iltutmish was an able and shrewd military administrator. He liberated the Turkish Empire from Ghazni and other foreign powers and consolidated it effectively. Iltutmish जो थे वह काफ़ी अच्छे और केपेबल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर थे. उन्होंने टर्किश एम्पायर को गजनी और भी बहुत सारी फॉरेन पावर्स से लिबरेट करवाया और उसे अच्छी तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया. नेक्स्ट पैराग्राफ. He diplomatically saved himself and the Delhi from the wrath of Mongol conqueror Genghis Khan by not giving shelter to Shah Qaziram, who was being chased by Genghis Khan on the pretext that Delhi climate would not suit him. So मंगोल conqueror Genghis Khan को I guess mostly आप सभी में से जानते होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी फेमस मंगोल conqueror थे. So उन्होंने दिल्ली को गेंगिस खान से बचा लिया. कैसे? तो जो मंगोल कॉन्कर थे गेंगिस खान वह शाह ख्वाजीराम को चेज कर रहे थे. अब शाह ख्वाजीराम ने इल्तुतमिश से हेल्प मांगी कि मेरे को दिल्ली में शेल्टर दे दो, पर इल्तुतमिश ने उन्हें मना कर दिया और रीज़न ये दिया कि दिल्ली क्लाइमेट जो है उन्हें सूट नहीं करेगा. अब क्या होता अगर वह उन्हें शेल्टर दे देते? तो गेंगिस खान दिल्ली आते, वहाँ दिल्ली को वो डिस्कवर करते, वहाँ की वेल्थ को डिस्कवर करते, आर्ट एंड आर्किटेक्चर साइट्स को डिस्कवर करते. तो वह फिर उनका मन हो जाता कि मेरे को इंडिया पर अपना रूल एस्टैब्लिश करना है और तो वह इंडिया पर हमला कर देते और मंगोल कॉन्कर गेंगिस खान के अंडर इंडिया आ जाता. नेक्स्ट पैराग्राफ. Iltutmish made many administrative reforms to strengthen his hold on Delhi Sultanate. He organized a group of 40 Turkish nobles known as Chaliya. He divided his empire into many iqtaks for able administrative efficiency. He introduced silver coins, tanka, and copper coins, jital. सो इल्तुतमिश ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बनाए जिससे वह दिल्ली सल्तनत के ऊपर अपनी होल्ड स्ट्रेंथन कर सके. उन्होंने 40 टर्किश नोबल्स का एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया जिसे हम चालिया कहते हैं. उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत सारे इक्तक्स यानी कि आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट्स कह सकते हैं हम उन्हें, उनमें डिवाइड किया जिससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंटली काम कर पाए. उन्होंने सिल्वर कॉइन्स तांका और कॉपर कॉइन्स जितल को इंट्रोड्यूस किया. यहाँ दिल्ली सल्तनत के कॉइन्स को देख सकते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. इल्तुतमिश वॉज एन ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. मिनहाज उल-सिरस वॉज अ फेमस राइटर ऑफ हिज कोर्ट दरबार. ही रॉट द अकाउंट्स ऑफ इल्तुतमिश regime. Literacy persons like Rouhani and Usmani also graced his court. Iltutmish was a stand Sunni Muslim. He treated शियाज एंड हिंदूज वेरी बैडली. सो इल्तुतमिश जो था वह एक काफ़ी अच्छा पैटर्न था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, लिटरेचर का. सो उसके कोर्ट में बहुत सारे लिटरेसी जेम्स और बहुत सारे फेमस पेंटर्स हुआ करते थे. अब इल्तुतमिश में बहुत सारी अच्छी बातें थी, पर एक जो इल्तुतमिश में गलत बात वो थी कि वह डिस्क्रिमिनेशन किया करता था. वह एक सुन्नी मुस्लिम था और शिया मुस्लिम्स और हिंदूज को बहुत ही बैडली ट्रीट किया करता था. नेक्स्ट पैराग्राफ. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी डिफिनाइट रूल फॉर द इनहेरिटेंस देयर वाज अ ऑफ्टन सिचुएशन ऑफ chaos आफ्टर हिज डेथ ऑफ द रूलर. Iltutmish has no faith in the capacity of his sons to rule, so he nominated his daughter Razia as his successor. She was an able and a strong administrator. जब एक किंग मर जाता था तो उसके बाद कौन रूल करेगा उसका कोई डेफिनेशन नहीं हुआ करता था प्रॉपर. उस टाइम पे आजकल की तरह वोटिंग का सिस्टम नहीं हुआ करता था. तो जो उसके सन्स या डॉटर्स हुआ करती थी वह फाइट किया करती थी. पर जो इल्तुतमिश थे उनके जो सन्स थे वह ये नहीं चाहते थे कि मेरे सन्स मेरी थ्रोन संभाले. वह चाहते थे कि उनकी डॉटर जो रज़िया सुल्तान थी वह उनकी थ्रोन पर आगे आए. जो रज़िया सुल्तान थी वह एक स्ट्रॉन्ग एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर थी. नेक्स्ट रूलर है आपकी रज़िया सुल्तान जिन्होंने 1236 से 40 तक रूल किया. आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश द नोबल्स डिक्लेयर्ड हर एल्डेस्ट सन रुकुद्दीन फिरोज द सुल्तान, but he was murdered only after 7 months later and Razia became the Sultan. इल्तुतमिश की डेथ के बाद नोबल्स ने रुकुद्दीन फिरोज जो कि एल्डेस्ट सन थे इल्तुतमिश के उनको राजा डिक्लेयर कर दिया.
पर उन्हें 7 मंथ्स बाद ही मार दिया गया और रज़िया सुल्तान जो थी वह रूलर बन गई। सो यहाँ पे आप रज़िया सुल्तान की एक फ़ोटो देख सकते हैं। Razia crushed her opponent. She gave higher positions to known Turk nobles. She was an able military general and was also considered an exceptionally capable ruler. She used to dress up like a man while going on military expeditions. Razia could rule only a short period of 3.5 years only. She was killed in a battle in 1240 CE. सो रज़िया सुल्तान जैसी क्वीन बनी, उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को क्रश कर दिया। उन्होंने हायर पोजीशंस नॉन टर्क नोबल्स को दी। वह एक एबल मिलिट्री जनरल थी और काफ़ी केपेबल रूलर थी। वह जब भी किसी में वॉर में जाया करती थी या मिलिट्री प्रैक्टिस में जाया करती थी, वह मैन की तरह ड्रेसअप किया करती थी। रज़िया सुल्तान जो है वह एक बहुत ही छोटे पीरियड के लिए रूल कर पाई थी, दैट इज़ ऑफ 3.5 years। उन्हें एक बैटल में मार दिया गया जो 1240 CE में हुआ था। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर रज़िया बहरम शाह 1242 CE was made sultan by the nobles. He was killed in 1242 CE. After that, Alauddin Masud Shah ruled from 1242 to 1266 CE. सो रज़िया सुल्तान के बाद बहरम शाह जो थे वह रूलर बनते हैं, जिन्होंने 1240 से लेकर 42 CE तक रूल किया। उन्हें 1242 CE में मार दिया गया। उसके बाद अलादीन महमूद शाह ने 1242 CE से लेकर 1266 CE तक रूल किया। अला मसूद शाह का शॉर्ट नेम नसरुद्दीन महमूद भी है। सो नेक्स्ट रूलर इज नसरुद्दीन महमूद 1246 to 66 CE. In year 1246, the youngest son of Iltutmish, Nasruddin Mahmud, became the Sultan and ruled for 20 years. Ghaisuddin Balban was his prime minister as well as the actual ruler. After the death of Nasruddin Muhammad in 1266 CE, Balban became the Sultan as Nasruddin Mahmud did not have any son. So, ईयर 1246 में जो इल्तुतमिश के यंगेस्ट सन थे नसरुद्दीन महमूद, वह सुल्तान बनते हैं और 20 ईयर्स तक रूल करते हैं। गायसुद्दीन बलबन जो थे वह उसके प्राइम मिनिस्टर थे और एक्चुअल रूलर थे, यानी कि जो रूल था वह तो गायसुद्दीन मोहम्मद द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। नसरुद्दीन महमूद तो बस एक उनके पपेट थे। नसरुद्दीन महमूद की जब 1266 में डेथ हुई तो बलबन जो है सुल्तान बन जाते हैं, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद का खुद का कोई सन या डॉटर नहीं थी। So next and the last king of Delhi Sultanate is Ghaisuddin Balban that ruled from 1266 to 88 CE. Balban was a strong and capable ruler. He suppressed all opposition and created an atmosphere of obedience and patriotism towards the Sultanate. Balban ended the power of 40 Turkish nobles to consolidate his position. He was a sultan who believed in complete justice. He did not spare any wrongdoer, whether a common man or a noble. So बलबन जो थे एक स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल रूलर थे। उन्होंने अपने सभी ओपोजिशन को सरप्रेस किया और ओबीडियंस और पैट्रिज्म का माहौल बना दिया टुवर्ड्स द सल्तनेट। बलबन ने 40 टर्किश नोबल्स की पावर एंड की, जो कि इल्तुतमिश ने अपने टाइम के दौरान बनाई थी। गायसुद्दीन बलबान जो एक सुल्तान थे वह कंप्लीट जस्टिस में बिलीव किया करते थे। कोई भी दोषी हो, चाहे वह कॉमन मैन हो, नोबल हो, बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, वह गलत जो काम करता था उसे स्पेयर नहीं करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, हिज दरबार वॉज वेरी डिसिप्लिन। नोबडी कुड टॉक और लाफ विदाउट हिज परमिशन और एल्स फेस्ड पनिशमेंट. He enhanced the prestige and the power of Sultan. He safeguarded his frontiers by constructing many forts and positioning his best guards there. So गायसुद्दीन बलबान का जो दरबार था वो काफ़ी डिसिप्लिन था। कोई उसकी परमिशन के बगैर ना तो बात कर सकता था, ना हंस सकता था, और अगर कोई ऐसा करता तो उसे फिर उसके बाद पनिशमेंट मिला करती थी। उन्होंने अपने बॉर्डर जो दिल्ली सल्तनत के बॉर्डर्स थे उनके अराउंड फोर्ट्स बनाए और अपने बेस्ट सोल्जर्स को वहाँ पे प्लेस किया, जिससे अगर कभी भी कोई भी उन पे अटैक करता है तो वह तुरंत रिएक्ट कर पाए। नेक्स्ट पैराग्राफ,
Balban died in 1286 CE. After his death, a situation of confusion prevailed for some time. In 1290 CE, Jalal-ud-Din overthrew the meek and the incapable successor of Balban and captured the throne. सो बलवान जो थे वो 1286 CE में मर जाते हैं. उनकी डेथ के बाद जो कन्फ्यूज़न थी वह कुछ टाइम तक चली कि कौन रूलर बनेगा. पर 1290 CE में जलाल-उद-दिन ने वीक और इनकैपेबल सक्सेसर्स ऑफ बलवान को ओवरथ्रो कर दिया और थ्रोन पर अपना हक संभाल लिया. सो जो जलाल-उद-दिन खिलजी थे वह आपकी खिलजी डायनेस्टी में शुरू होंगे और इसके बारे में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. सो गाइज, मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. और अगर आपको क्लास 7 DAV का और कंटेंट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो देखनी है तो मैंने वह शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है. आप उसे हमारे चैनल पर जाकर शॉर्ट्स पे क्लिक कर फर्स्ट नंबर पे ही देख पाएंगे. सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टाटा बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो.